सन्नान पास्कल के फ्लैट से निकलकर दरियाए सीन के ऊंचे किनारों के साथ चलता हुआ न्योली के पुल पर आ गया, जहां चौक से पार ट्राम स्टेशन वाक़या था। उसने घड़ी पर नज़र डाली। अभी सिर्फ 9 बजे थे। उसने ट्राम पर सवार होने के बजाय पैदल ही मुमारत जाने का फैसला किया और एवेन्यू फाग के चौड़े फुटपाथ पर हो लिया। एवेन्यू फाग की लातादाद रोशनियों, ट्रैफिक के मुसलसल शोर और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की गुफ्तगू में ज़िंदगी की ऐसी लहर थी जो यूरोप के हर बड़े शहर की रगों में दौड़ती है। मगर यहाँ पेरिस में ये तमाम आवाज़ें एक नुमायाँ और मुनफरद हैसियत की हामिल थीं। रोशनियों के खंभे कदीम तर्ज के थे और उनकी रोशनियों में नरमाहट थी। ट्रैफिक का शोर भी असाब पर असरअंदाज होने की हद तक बुलंद न था और लोगों की आवाज़ें यूरोप की सबसे नाजुक और खूबसूरत जुबान फ्रांसीसी में डालकर बेहद भली लग रही थी। सन्नान ने सोचा कि अगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसे इस शहर में ला खड़ा किया जाए तो यहाँ के शोर की इनफरादियत से ही ये जान जाएगा कि वो पेरिस में है। सामने फतह की महराब की अजीम इमारत रोशनियों में नहाई हुई नहायत दिलफरेब लग रही थी। मोहराब के गिर्द घूमती हुई कारें और उनकी रोशनियां ऐसे लग रही थीं जैसे संगे मरमर की एक अजीम शम्मा के गिर्द हजारों परवाने दीवानावार तवाफ कर रहे हों। हाँ, ये पेरिस था, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। पेरिस एक एहसास था, पुरफसूह एहसास, जो धीरे धीरे आपकी रूह में सरायत करके आपको अपना गर्विदा बना देता है। और फिर आंख उस शहर के हर मंजर को, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इस एहसास की लू में जलकर देखती है और हर तरफ शोख रंग बिखर जाते हैं। सन्नान ने मुमारत पहुंचकर अपने मकान के दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो आज इतनी खूबसूरतियों को अपने अंदर समो कर लाया था कि मैडम ये या उसकी बूढ़ी माँ से दो चार होकर इन्हें खो देना नहीं चाहता था। सीढ़ियां तय करके जब वो अपने कमरे तक पहुंचा तो उसकी नज़रें बेख्तियार जैनी के दरवाजे की तरफ उठ गई। रोशनी जल रही थी और अंदर से आमियाना किस्म की तेज़ अमरीकी धुनों की आवाज़ आ रही थी। उसने जेब से चाबी निकाली और कुफल में चाबी लगाकर घुमा दी। उसी लहजा हमेशा की तरह साथ वाला दरवाज़ा खट से खुल गया। जैनी नायलॉन के बारीक गाउन में मलबूस खड़ी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तुम्हारी सेहत का जाम, जैनी ने गिलास फिजा में बुलंद करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में लुकनत थी। सन्नान ने जवाब देना मुनासिब न जाना और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगा। हे, जैनी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक खातून तुमसे मुखातिब है मिस्टर, एक शरीफ खातून। आदाब का तकाजा है कि तुम जवाब दो। क्या चाहती हो जैनी? सन्नान ने वहीं खड़े खड़े रुखाई से पूछा। मैं उसने अपनी लचती हुई उंगली सन्नान के सीने पर रख दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम इस वक्त होश में नहीं हो जैनी। बेहतर यही है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुम्हारी पास्कल की तरह अपाहज नहीं हूँ। मुझे आराम करने की ज़रूरत महसूस हो। सन्नान का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस सस्ती औरत के लिए नफरत उबलने लगी। तुम्हें पास्कल के बारे में इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं पहुंचता। वो बेहद गुस्से में था। और फिर जैनी, तुम खुद भी तो अपाहज हो। मैं और अपाहज? जैनी ने सन्नान की तरफ इस तरह देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो और फिर 2 कदम पीछे हटकर उसने अपनी टांग पर से गाउन हटा दिया और गुस्से से कहने लगी। गौर से देखो नन्हे लड़के, मैं अपाहज नहीं हूँ। मेरी दोनों टांगें सलामत हैं। सन्नान ने नफरत से मुंह फेर लिया। आप देखते क्यों नहीं, मेरी टांगें बेहद खूबसूरत हैं। वो अगर चाहता तो गुफ्तगू मुनक़ता करके अपने कमरे में जा सकता था, मगर जाने क्यों उसे इस लड़की पर तरस आने लगा जो ये उल्टी सीधी हरकतें सिर्फ उसे सताने की गर्ज से कर रही थी और फिर होश में भी नहीं थी। पास्कल जिस्मानी तौर पर अपाहिज सही, मगर तुम्हारी तरह दिमागी तौर पर महफूज नहीं। सन्नान ने उसकी जानब देखे बगैर तलखी से कहा। अब जाओ और अपने कमरे में आराम करो। जैनी ने अपना गाउन बराबर किया और फिर उसके करीब आ गई। तुम्हारी सेहत का जाम। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और उसे जोर से अपने दरवाजे पर दे मारा। टूटे हुए गिलास की किरचियाँ सीढ़ियों पर बिखर गईं। मैं अपाहिज नहीं हूँ, वो चीखी। इसी वक्त जैनी के कमरे का दरवाज़ा खुला और दरमियानी उम्र का एक गंजा मर्द सिर्फ पतलून और बनियान में मलबूस नंगे पांव बाहर आया। क्या हुआ जैनी डार्लिंग? अभी वो इतना ही कह पाया था कि उसने एक गंदी सी गाली दी और वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके एक पांव से खून बह रहा था।
ये किसने यहाँ शीशे की किरचियाँ बखेर रखी हैं? उसने एक और गाली दी। और तुम्हें किसने कहा था कि यूं नंगे पांव भागते हुए मैं कमरे से बाहर आ जाऊं? जैनी ने वही जुबान इस्तेमाल की और गर्ज कर कहा। गंजे मर्द ने वहीं बैठे बैठे नफरत से जैनी की तरफ देखा और जेरेला बुड़बुड़ाने लगा। उसकी नज़र सन्नान पर पड़ गई। और ये कौन है? उसके लहजे से ज़ाहिर हो रहा था कि वो भी नशे में है। तुम्हें इससे मतलब? जैनी फिर गरजी। 50 फ्रांक स्वीट हार्ट, मुझे अपने 50 फ्रांक से तो मतलब है, गंजे ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। 50 फ्रांक की अदायगी से तुमने मेरी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी का हक नहीं खरीद लिया, जैनी ने तंग आकर कहा। तुम कमरे में चलो, मैं आ जाती हूँ। गंजा मर्द बड़ी दिक्कत से उठा और लंगड़ाता हुआ कमरे के अंदर चला गया। मेरा दोस्त है, जैनी ने सन्नान की तरफ देखकर झेंपते हुए कहा। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। हाँ, सन्नान के लबों पर एक तंजिया आमेज मुस्कुराहट खेलने लगी। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। मुझे तो बहुत कुछ करना पड़ता है। जैनी अब कदरे होश में थी। उसकी आंखों में आंसू तैरे थे। सन्नान, तुम मेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए चले आओ। मैं पास्कल के घर से पैदल चल कर आया हूँ और खासा थक चुका हूँ। कल सही। सन्नान के लहजे में भी अब नरमी आ चुकी थी और जैनी को इस तब्दीली का एहसास था। मैं आज शाम तुम्हारे साथ नहायत बदतमीजी से पेश आई, मुझे माफ़ कर दो। उसने आगे बढ़कर दोनों हाथों से सन्नान के कंधे थाम लिए। प्लीज़ सन्नान, आ जाओ। सन्नान की नज़रों से जैनी का दुनियावी रूप ओझल हो गया और वो उसे एक आम और सीधी सादी लड़की दिखाई देने लगी। एक अच्छी और शरीफ लड़की जिसने जज्बात की शिद्दत से मगलूब होकर कोई फाश गलती की हो और अब सच्चे दिल से उस पर पशेमान हो रही हो। कोई बात नहीं, उसने जेब से रुमाल निकाल कर जैनी के आंसू पूछे। मैं कल ज़रूर तुम्हारे कमरे में आऊँगा। नहीं, आज रात ही, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जैनी ने इल्तिजा की। मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं बेहद थक चुका हूँ। और फिर तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त? तुम सब कुछ समझते हुए भी इस जानवर को मेरा दोस्त कह रहे हो? उसने अपने हाथ सन्नान के कंधों से हटा लिए। नाइट गॉन की रस्सी खोलकर उस दोबारा कसी और आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही तारीक सीढ़ियों पर कमरे में जलते हुए बल्ब की रोशनी फैल गई। सामने सोफे पर वही गंजा आदमी लेटा खराटे ले रहा था। हे 50 फ्रांक, जैनी ने वहीं दरवाजे में खड़े खड़े चीख कर कहा। गंजा हड़बड़ाकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। उसे शायद कमरे के बाहर तरीके में खड़ी हुई जैनी दिखाई नहीं दे रही थी। कौन है? वो अभी तक मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुआ था। तुम्हारी स्वीट हार्ट। 50 फ्रांक। गंजे मर्द ने अपनी आंखें मली, फिर दरवाजे की तरफ देखा जहां जैनी हैंडल पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। क्या है? उसने बनियान उठाकर अपनी पेट खजाते हुए जमाई लेकर कहा। जैनी ने जवाब में पूरा दरवाज़ा खोल दिया। क्या मतलब? गंजा सोफे से खड़ा हुआ। दफा हो जाओ, जैनी दाढ़ी। गंजा एकदम होश में आकर गुस्से से कहने लगा, लेकिन मेरे 50 फ्रांक। अभी तो। जैनी ने गाउन की जेब में हाथ डाला और 10-10 फ्रांक के 4 नोट निकालकर गंजे की तरफ फेंक दिए। मैंने 10 फ्रांक शराब के काट लिए हैं, अब दफा हो जाओ, खेल खत्म। गंजे ने कैरलुद नजर जैनी के पीछे खड़े हुए सन्नान पर डाली और फिर कालीन पर बैठकर अपने नोट चुनने लगा। नोट जमा करके अपने पतलून की जेब पिछली जेब में उड़ से और फिर बेयकीनी के आलम में अपना गंजा सारा लाता हुआ बाहर आ गया। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए उसने एक मरतबा फिर गंदी गाली दी और वहीं बैठ गया। बेध्यानिया नशे में उसे एक मरतबा फिर वहां पर बिखरी किरचियों का ख्याल न रहा था। आओ सन्नान, जैनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। सन्नान इस डर से कि जैनी फिर से कोई हंगामा बर्पा न कर दे चुपके से उसके साथ आ गया। जैनी दरवाज़ा बंद करने लगी तो सीढ़ियों पर बैठा हुआ गंजा गुस्से से कहने लगा, मेरे जूते और कोट तो वापस कर दो स्वीट हार्ट। जैनी ने सोफे के नीचे से जूतों का एक जोड़ा निकाला और पलंग पर पड़ा कोट उठाकर दोनों बाहर फेंक दिए। उस काम से फारिग होकर उसने दरवाज़ा बंद किया, जल्दी से कमरे की तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी और फिर तपाई पर रखी शराब की बोतल और गिलास की तरफ इशारा करके कहने लगी, पियोगे? सन्नान ने सर हिला दिया। नहीं। उसने बोतल और गिलास हाथ वाली अलमारी में रख दिए और फिर सोफे पर बैठ गई। सन्नान अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ा था। आओ बैठो सन्नान। जैनी एक तरफ हो गई। वो अब मुकम्मल तौर पर होश में थी। सन्नान अब उसी जगह आकर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले वो गंजा मर्द लेटा हुआ था। सिर्फ मेरे लिए तुमने खामखा अपने कारोबार का सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं, जैनी खुश दिली से हंस दी। कारोबारी लोग भी तो वो कभी कभार अपने कारोबार से उकता कर छुट्टी कर लेते हैं। वो इस वक्त इतनी बावकार और पुरस्कून लग रही थी कि यह गुमान भी ना होता था कि चंद लम्हे पहले यही लड़की शराब के नशे में मदहोश चीख रही थी।
तुमने न्यूजीलैंड में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत पजीर होने के लिए जो दरख्वास्त दी थी उसका क्या हुआ? सन्नान ने यूं ही पूछ लिया। होना क्या है? आज सफारत खाने से खाता है कि मेरी दरख्वास्त में पेशे के खाने के आगे मैंने सिर्फ कारोबारी औरत लिखा है, जो काफ़ी नहीं। वो चाहते हैं कि मैं अपने पेशे के बारे में तफसील से लिखूं ताकि वो मेरे लिए वहाँ इसी से मुतल्लिक किसी नौकरी का इंतज़ाम कर दें। अब तुम ही बताओ उन्हें क्या तफसील भेजूं? हाँ ये तो है, सन्ना ने बेध्यानी में कहा। उसे सख्त नींद आ रही थी। काफ़ी पियोगे? जैनी को यकदम ख्याल आया। तुम आराम क्यों नहीं करती? मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हारे अपने डब्बे की है और अब बहुत काम बाकी रह गई है। जैनी ने फौरन उठकर खड़ी हो गई और कोने में जाकर स्टोव जलाकर काफ़ी तैयार करने लगी। आज पास्कल को मिलने गए थे? उसने मुड़कर पूछा। हाँ, सन्नान ने सारा ला दिया। सारा दिन उसी के पास रहे? सन्नान ने फिर सारा ला दिया। कैसी है वो? बस ठीक है, सन्नान ने आहिस्ता से कहा। कल शाम ज़्यादा चलने से उसके दर्द में इजाफा हो गया था। बेचारी, जैनी के लहजे में हमदर्दी थी। काफ़ी तैयार करके वो वापस सोफे पर आकर बैठ गई और प्यालियां तपाई पर रखने लगी। सन्नान ने एक प्याली उठाई और चुपके से काफ़ी पीने लगा। अजीब लड़की है। अभी वो पास्कल का नाम किस हकारत से ले रही थी और अब उसके लहजे में सिवाय हमदर्दी और रहम के जज्बात के और कुछ न था। जैनी, उसने सर उठाकर एकदम पूछा, क्या पेरिस में क्रिसमस वाकई बेहद खूबसूरत होती है? क्रिसमस? जैनी ने चौंक कर कहा। क्यों, तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? बस ऐसे ही। क्रिसमस के त्यौहार की कोई भी याद मेरे लिए खुशगवार नहीं। जैनी ने काफ़ी की प्याली तपाई पर रखी और उदास होकर कहने लगी। जब मैं छोटी थी तो मार्शल्स में क्रिसमस की शाम शराब खाने में बेहद रश हुआ करता था। मेरी माँ को वहाँ तमाम शब काम करना पड़ता था। मैं इस दौरान में एक कोने में बैठकर क्रिसमस का मीठा केक खाती, जो मेरी माँ मेरे लिए एक रोज़ पहले बनाकर रख लेती थी। शराब के नशे में दूत लोग मेरे पास आते और कहते, आहा कितनी खूबसूरत गुड़िया है। आज शाम उसके गालों पर बोसा देने से आइंदा साल खुशगवार गुजरेगा। और फिर वो झुक कर नेक शगुन की खातिर मेरे गालों पर बोसा देते और मेरी फ्राक की जेब में दो चार सिक्के डाल देते। गुड़िया, तुम अपने लिए एक गुड़िया खरीद लेना। जो जो मैं जवान होती गई दिए जाने वाले सिक्कों में इजाफा होता गया। खैर ये तो थी बचपन की क्रिसमस और पेरिस। मैं बाजार से क्रिसमस का एक दरख्त खरीद कर ले आती, उसे जानवरों और छोटे कमकमों से सजाती हूँ और फिर तमाम शब अकेली बैठी उसे तकती रहती हूँ। तुम्हें शायद मालूम होगा कि क्रिसमस को ख़ानदान के तमाम अफराद एक दूसरे के लिए तोहफे खरीद कर उन्हें रंगीन कागज़ों में लपेट कर क्रिसमस के दरख्त के साथ लटका देते हैं और फिर जब निसफ शब कलीसियाओं के घड़ियाल बजने लगते हैं तो वो ये तोहफे दरख्त से उतार कर एक दूसरे को पेश करते हैं। तोहफों में लिपटे रंगीन कागज़ खोलते हुए उनके चेहरे मुसरत से दमक रहे होते हैं। जाने ने उनके भाई वालिद या दोस्त ने क्रिसमस पर क्या तोहफा दिया है। मैं भी बाजार से एक अच्छा सा तोहफा खरीद लाती हूँ अपने लिए। उसे दरख्त से लटका कर निसफ शब का इंतज़ार करती हूँ। घड़ियाल बजते हैं तो मैं अपने क्रिसमस दरख्त के साथ लटका हुआ पार्सल खोल कर इस तरह देखती हूँ जैसे इसमें बंद तोहफा मेरे लिए अनदेखा हो और यह तोहफा किसी और ने, किसी दोस्त ने मुझे दिया हो। पेरिस का यह हिस्सा इतना गरीब है कि यहाँ पर क्रिसमस के गीत गाने वाले नन्हे बच्चे भी नहीं आते। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। सन्ना ने यही सवाल आज दोपहर पास्कल से भी किया था। होती होंगी, जैनी ने बेदिली से कहा, मगर मुझे कोई नहीं बुलाता। सन्ना ने काफ़ी ख़त्म करके प्याली तपाई पर रखी और जेब में से सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। जैनी ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उसकी उंगलियों से लैदा करके अपने मुंह में दबा लिया। तुम दूसरा सुलगा लो। उसने एक गहरा कश लगाया और फिर कहने लगी, क्या तुम क्रिसमस तक पेरिस में ही ठहरोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर तुम्हें बैठे बैठाए क्रिसमस के बारे में जानने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? सन्ना ने दूसरा सिरगिट सुलगा लिया और कश लगाकर कहने लगा, पास्कल की ख्वाहिश है कि मैं क्रिसमस तक पेरिस में ही रहूं। जैनी सीधी होकर बैठ गई और जल्दी से अपना सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया। फिर तुमने क्या फ़ैसला किया? मैं सयाह हूँ। मैं नहीं चाहता एक जगह रहने से मेरे पाँव ज़मीन में धंस जाएं और मैं हमेशा के लिए साकत होकर रह जाऊँ। एक जगह रहने से ही, साकत होने से ही शाखें फूटती हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं। सन्नान ने हैरत से जैनी की तरफ देखा। इतना खूबसूरत तखय्युल, वरना सब सूख जाता है। सन्नान, जैनी की आंखों में भी वही ख्वाहिशें करवटें बदल रही थी जिसका इजहार आज दोपहर पास्कल ने भी किया था। सन्नान ने सिगरेट का आखिरी कश लगाकर एस्ट्रे में डाल दिया
और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। जैनी वहीं खामोश बैठी उसे तकती रही। एशट्रे से अनबुझे सिगरेट का धुआं उठ रहा था। शब बखैर, उसने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर आ गया। तमाम शब उसके जहन में पास्कल का मासूम चेहरा उभरता रहा और फिर दूर की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंज जाती। जैनी की आवाज़, एक जगह रहने से ही, साकत होने से ही शाखें फूटती हैं, फिर उनमें फूल लगते हैं, फूल लगते हैं, फूल। दूसरी सुबह सन्नान अपने कमरे के कोने में दीवार से आईना लटकाए शेव बनाने में मसरूफ था। उसने कमर के गिर्द एक तौलिया बांध रखा था। सन्नान इन लोगों में से था जो शेव बनाते वक्त बुर्श और साबुन से खूब खुल खेलते हैं। नतीजतन उस अमल के इख्तिताम पर हर तरफ जाग ही जाग रहे नजर आती है। शेव का सामान और उनका अपना जिस्म उसकी जद में आते ही हैं, मगर गुस्सा खाने के दरो दीवार पर भी जदीद मुसव्वरी के कई शाहकार जन्म ले लेते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए वो शेव बनाते हुए सिर्फ एक तौलिए में ही मलबूस था। पानी ठंडा होने की वजह से जाग गाड़ी नहीं बन रही थी। एक मरतबा रेजर इस्तेमाल करने के बाद वो दूसरी बार साबुन अपने चेहरे पर फैला रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर झुकाकर तौलिए के कोने से गालों पर लगा साबुन पूछा, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मैडम जी अपने खजान रसीदा होंठों पर शरारतामेज मुस्कुराहट सजाए उसे टुक 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 देख रही थी। उसने पहले तो सन्नान की कमर के गिर्द लिपटे मुख्तसर तौलिए की जानब देखकर एक ठंडी सांस भरी और फिर कहने लगी, ओ लाला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या बात है मैडम जी? उसने तौलिए की गिरा को थामते हुए नागवारी से पूछा। तुम तो कहते थे कि मैं ऐसी रूमानी मोहमजोई के लिए मौजू नहीं हूँ। सन्नान को ख्याल आया कि हो ना हो मैडम को पिछली शब के हंगामे की खबर हो गई है। कैसी रूमानी मोहमजोई? वो तो हम दोनों सिर्फ काफ़ी पी रहे थे। मैं जाने की बात नहीं कर रही, वहाँ तो सिर्फ रुमान ही रुमान है। मोहमजोई का मरहला नोटों से ही तय कर लिया जाता है। सन्नान को गुस्सा आ गया। मैडम जी ने शायद चुस्की लगाने के लिए शाम का भी इंतज़ार नहीं किया था। आप बुरा ना माने तो इस वक्त मुझे तैयार होकर कहीं बाहर जाना है। मैं तो बुरा नहीं मानूंगी, मगर वो मोटी सी छोटी सी औरत जो पिछली 10 मिनट से नीचे गली में तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो ज़रूर बुरा मानेगी। मैडम जी ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, सन्नान ने सर लाया और जल्दी से खिड़की से नीचे झांका। फुटपाथ के किनारे फ्रांसीसी कार स्तरान के सबसे नन्हे मुन्ने मॉडल में स्टीयरिंग थामे मुंह फैलाए पास्कल बैठी थी। सुबह बखैर, सन्नान ने हाथ लाकर कहा। पास्कल ने बड़े आराम से सर उठाकर ऊपर सन्नान की जानब देखा। काहल अलवजूद लड़के, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? उसने जानबूझकर इतने जोर से कहा कि फुटपाथ पर चलने वाले राहगीर मुंह उठा उठाकर ऊपर सन्नान की तरफ देखने लगे। दो बूढ़ी औरतें वहीं रुक गईं और सन्नान को ऐसे घूरा जैसे कह रही हो कि नीचे दफा क्यों नहीं होते, क्यों इस नन्ही सी जान को हल्कान करते हो। ऊपर कमरे में चली आओ पास्कल, सन्नान ने होले से कहा। पास्कल ने कुछ कहे बगैर ही नफ़ी में सारा ला दिया और उंगली के इशारे से उसे नीचे आने को कहा। फुटपाथ पर खड़ी हुई बूढ़ी औरतों ने सन्नान को कहर आलूद नज़रों से देखा, जैसे वो इस बात से नाखुश हों कि एक ऐसा लड़का जिसके बदन पर बनियान तक नहीं है, इस भोली भाली लड़की को अपने कमरे में आने की दावत क्यों दे रहा है। और फिर आगे चल दी। अभी आया, सन्नान ने जल्दी से कहा और खिड़की बंद कर दी। उसने वहीं खड़े खड़े अपने चेहरे पर लगा बाकी मांदा साबुन तौलिए से पूछा और कपड़े बदलने लगा। मैडम जी अभी तक दरवाजे के पास खड़ी थी। शुक्रिया मैडम, उसने झुक कर कहा। मैडम जी ट्रस्ट मस न हुई। शुक्रिया मैडम, उसने एक मरतबा फिर झुक कर कहा। मैंने कपड़े बदले हैं। मैडम जी ने नहायत सर्द किस्म की भरी। शरारती लड़का, उसने अपनी उंगली सन्नान के चौड़े सीने पर ठोंकते हुए कहा और हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सन्नान कपड़े बदलकर नीचे गली में आया तो पास्कल उसी तरह मुंह बनाए कार में बैठी थी। सुबह बखैर, सन्नान ने बगैर छत की कार के हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा। 10 बज रहे हैं। पास्कल ने सर उठाकर उसे घूरा। और मैं पूरे 15 मिनट से यहाँ खड़ी मतवातर हारन बजा रही हूँ। ऊपर कमरे में आ जाती। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत न थी। और फिर तुम्हारी मालकन जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी खुद ही कहने लगी कि वो तुम्हें बुला लाएंगी। हाँ मैडम जी, खिल उठी थी तुम्हारा नाम सुनकर, पास्कल ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, उसकी तबीयत में बेहद शौकी है, सन्नान ने जवाब दिया। इस उम्र में भी? पास्कल स्टीयरिंग छोड़कर साथ वाली नशिस्त पर खिसक गई। बहरहाल कार तुम चलाओ। मैं? सन्नान घबरा गया। हाँ, मुझसे ठीक तरह ब्रेक नहीं लगती। हम लोग ये नीच काम नहीं करते, सन्नान ने बड़े ठुस्से से मुंह सीना फुलाकर कहा।
हमारे यहाँ कार चलाने के लिए शोफर रखे जाते हैं। वाकई? पास्कल ने फौरन यकीन कर लिया। और क्या? सन्नान हंस दिया। तुम ही चलाओ पास्कल। दरअसल हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी को कार खरीदने की तौफीक ही नहीं हुई और इसीलिए मैं ड्राइविंग के मामले में बिल्कुल कोरा हूँ। चलो तुम भी क्या याद करोगे, आज मैं तुम्हारे शोफर की हैसियत से कार चलाऊंगी। तो फिर मैं पिछली नशीस पर बैठ जाता हूँ, सन्नान ने फराग से कहा। पास्कल ने जवाब में उसे बुरी तरह घूरा और वह मुस्कुराता हुआ उसके पहलू में बैठ गया। पास्कल ने कार स्टार्ट कर दी। मुमारत की तंग गलियों में से निकलकर पेरिस के अपर हाउस से गुजरकर वो कंकोरद चौक में आ गए। इस चौक का नाम पहले इंकलाब का चौक हुआ करता था। वो सामने जहां अब एक खूबसूरत फुहारा है, ग्लोटिन गाड़ कर लुई शांसदम का सर कलम किया गया था। पास्कल ने बाएं तरफ इशारा करके उसे बताया और फिर कार बाएं हाथ पर शांस पर मोड़ दी। वो बड़ी मशाकी से कार चला रही थी, मगर बार बार उसकी नज़रें सामने सड़क से हटकर सन्नान पर मरकूज हो जाती। वो इस बेजाल तफात से घबराहट से महसूस कर रहा था। देखकर कार चलाओ, खामखा कोई हादसा कर बैठो थी। हादसा तो हो चुका है, पास्कल ने शरारत से कहा। वो सन्नान के मना करने के बावजूद उसकी तरफ देखे चली जा रही थी। आखिर मेरी तरफ क्या देख रही हो? यूनानियों का देवता अपोलो याद आ रहा है, उसने शोखी से कहा। जहाँ तक मेरी मालूमात का तल्लक है, अपोलो दरमियाने कद और गंदमी रंग का आम सा आदमी न था। वक्त वक्त की बात है। पास्कल की आंखों में शरारत नाच रही थी। यह कार तुम्हारी है? सन्नान इस मौजूद से छुटकारा हासिल करना चाहता था। नहीं, खाला की है। मेरी टांग में अभी तक दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उनसे मांग ली। मैं आज ज़्यादा नहीं चल सकती, सिर्फ बैठ सकती हूँ। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तब तक ये सीन लगती हूँ जब तक किसी कावा खाने के कोने में बैठी। तुमने अब अगर इस किस्म की कोई बात की तो मैं कार से नीचे उतर जाऊंगा, चलती कार से। सन्नान ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर धमकी दी। नहीं करूंगी। पास्कल ने अपना दायां हाथ उस तेजी से ऊपर उठाया जैसे उसे किसी ने बंदूक दिखा दी हो। वादा? हाँ बिल्कुल वादा। पास्कल ने अपनी आदत के मुताबिक बच्चों की तरह सारा लाकर इकरार किया। सन्नान ने हैंडल छोड़ दिया। पास्कल आज सफ़ेद लैस के एक नहायत दीदा जेब लिबास में मलबूस थी और उसने अपने कटे हुए सुनहरी बालों के ऊपर नीले रंग का एक रेशमी रुमाल बांध रखा था। लंबी पलकों पर हल्के नीले रंग के मेकअप से उसकी आंखों की निराहट और भी उजागर हो रही थी। आज फिर मौसम बेहद खुशगवार था और पूरा शहर चमकीली धूप में नहाया हुआ था। आज कहाँ जाने का इरादा है? पेरिस से बाहर फांटेन ब्लू का रोमानी जंगल है, जहाँ किसी ज़माने में फ्रांसीसी बादशाह शिकार खेला करते थे। क्या ख्याल है? वहाँ जाकर क्या करेंगे? पाकिस्तानी लड़कियाँ जंगलों में जाकर क्या करती हैं? पाकिस्तानी लड़कियाँ सिरे से जंगलों में जाती ही नहीं, कम अज़ कम लड़कों के साथ नहीं जाती। सन्नान ने हंसकर कहा। वैसे आज तुम पर यह पाबंदी ऐद नहीं होती क्योंकि तुमने झुमके नहीं पहन रखे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कहते हो। वहाँ जाकर क्या करेंगे? और फिर मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। उनकी छोटी सी कार शांस की ट्रैफिक के हजूम में बिल्कुल रेंग रही थी। उनके आगे और पीछे कारों और टैक्सियों का एक समंदर रवां था। सड़क के साथ फुटपाथ पर बेहद रौनक थी। तमाम कावा खाने भी ठुसे पड़े थे। अहले पेरिस की अक्सरियत इस चमकीले दिन की खूबसूरती का हिस्सा बांटने के लिए घरों से बाहर निकल आई थी। सन्नान को ख्याल आया कि पेरिस में आमद के पहले रोज़ बोए डी बोलोन के इलाके में से गुजरते हुए वहाँ कितनी खूबसूरती और सुकून का एहसास हुआ था। उसने वहाँ एक रोज़ वापस आने के बारे में सोचा था। शहर से बाहर दरियाई सीन का पानी भी उजला और शफाफ होगा। उसके अलावा पास्कल का फ्लैट भी तो इसी इलाके में था। क्यों ना आज बोए डी बोलोन में दरियाई सीन के हरे भरे और पुरसकून किनारों पर पिकनिक मनाई जाए, सन्नान ने तजवीज़ पेश की। लेकिन मछलियाँ पकड़ने के लिए बंसी और डोरी का इंतज़ाम कहाँ से होगा? सन्नान ने सर खुजाया। कलीसा नोटरडेम के पहलू में फूलों का बाजार है, वहाँ मछलियाँ पकड़ने का सामान भी मिल जाएगा। पास्कल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुश होकर कहा। वो कार वहीं से वापस कंकोरज चौक की तरफ मोड़ दी। पास्कल की इस हरकत पर बाकी कारों के ड्राइवरों ने बेहद बुरा मनाया, क्योंकि शांस पर इस तरह मुखालिफ सिमत में गाड़ी मोड़ना खिलाफ कानून था। इस खफगी का इजहार उन्होंने अपने हारन बजा बजा कर करना शुरू कर दिया। पास्कल ने सिर्फ नाक सकेड़कर मुस्कुरा देने पर ही ये तमाम हारन खामोश कर दिए। भला एक खूबसूरत लड़कियों को इतना भी हक हासिल ना था कि वो कानून में थोड़ा सा रद्दोबदल कर सके। साबित हुआ कि फ्रांसीसी मर्द कानून से ज़्यादा हुस्न का एहतराम करते हैं। तुम अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो,
सन्नान ने पीछे मुड़कर इन तमाम ड्राइवरों की तरफ एक नज़र की जो हॉर्न बजाने के अलावा अपनी कारें चलाना भी भूल चुके थे। ये तो कुछ भी नहीं, पास्कल फिर मुस्कुरा दी। मैंने आज तक सैकड़ों बार गलत जगह पर कार खड़ी की, ट्रैफिक की रोशनियों का कभी ख्याल नहीं रखा, मगर फिर भी आज तक मेरा चालान नहीं हुआ। फ्रांसीसी पुलिस के सिपाही को भी यही रिश्वत दी जाती है। बुरी बात, सन्नान ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार सर हिलाकर कहा। कंकोरद के चौक में पहुंचकर पास्कल ने कार दाएं हाथ पर मोड़ दी और वो एक पुल पार करके शहर के जजीरे में आ गए। सीन एक जगह दो शाखों में बढ़ जाता है और चंद सौ गज के फासले पर दोबारा मिल जाता है। इन दो शाखों के दरमियान ये छोटा सा जजीरा शहर का जजीरा कहलाता है। कलीसिया, नोटर डैम और फूलों का बाजार भी यहीं पर वाक़ है। फूलों के बाजार के दोनों तरफ लकड़ी के खोखों में ताज़ा फूलों के अंबार लगे थे। ये फूल पेरिस के गिरदोनवा में उगाए जाते हैं और सुबह सवेरे घोड़ा गाड़ियों और ट्रकों में लाद कर यहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। फूलों के बाजार के साथ एक बाजार सिर्फ परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए मखसूस है। खोखों के बाहर खड़े दुकानदार फूलों के नाम और उनकी कीमतों की आवाज़ें लगा रहे थे। एक पस्ता का दुकानदार जिसके हाथ में जर्द गुलाब का एक गुलदस्ता था, सन्नान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और फ्रांसीसी में कुछ कहा। सन्नान खड़ा हो गया। जर्द गुलाब बेहद खूबसूरत लग रहे थे, क्यों ना पास्कल के लिए खरीद लिए जाए। उसने आगे बढ़कर दुकानदार से कीमत दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि 20 फ्रांक के हैं। चनांचे फौरन इरादा तर्क कर दिया, सिर्फ एक फूल खरीदने पर ही इत्तफाक किया जो 2 फ्रांक में पड़ा। पास्कल इस दौरान मछलियां पकड़ने का सामान तलाश कर रही थी जो बलाखर बाजार के सिरे पर वाक़ गलीज खोखे में ऊँगते हुए फ्रांसीसी बूढ़े से दरियाफ्त हो गया। दरिया सीन में मछली का शिकार खेलने के लिए कम से कम कितना सामान दरकार होगा? सन्नान ने बूढ़े के आराम में मुखल होते हुए दरियाफ्त किया। बूढ़े ने एक लंबी जमाई ली, अपनी फ्रांसीसी तर्ज की बेरी टोपी की नोक पलक दुरुस्त की और खांस कर बोला, कम अज कम सामान। हाँ हाँ, सन्नान ने इस बात में सर हिलाया। बूढ़े ने एक नज़र पास्कल पर डाली और बड़ी हुई दाढ़ी खुजाकर कहने लगा, 2 अमरीकी बंसियां और डोरी 50 फ्रांक, मछलियों को पानी से बाहर निकालने का 10 फ्रांक, कांटे पर लगाने वाले नकली कीड़े मकोड़े 20 फ्रांक फी दर्जन, प्लास्टिक का टब शिकार की हुई मछलियां रखने के लिए 10 फ्रांक, कुल 90 फ्रांक मोसियो। कुल 90 फ्रांक मोसियो। सन्नान ने बूढ़े की नकल उतारते हुए चिढ़कर कहा, मैंने मछलियां पकड़नी है बड़े मियाँ, मगरमच्छ नहीं। 90 फ्रांक बहुत ज़्यादा है। और खोखे से बाहर जाने लगा। बूढ़े ने सन्नान के कंधे पर हाथ रख दिया। आपका इरादा वाकई मछलियां पकड़ने का है या मकसद मैडमोजील के साथ एक खुशगवार दोपहर गुजारना है? बस बैन बैन ही समझो। सन्नान ने फ्रांसीसियों की तरह कंधे सुकेड़ कर जवाब दिया। तो फिर उसने कोने में पड़ी एक लकड़ी के संदूक को खोलते हुए सन्नान को मजदा सुनाया। मेरे पास इस्तेमाल शुदा बंसियां 5 फ्रांक फी के कस के हिसाब से भी मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े मुफ्त। तरे बयान। सन्नान अपने इकलौते सरमाया फ्रांसीसी पर उतर आया। बंसियां खरीदकर वो दोनों फूलों के बाजार में से गुजरकर सड़क पर आ गए जहां पास्कल की कार खड़ी थी। सन्नान ने बंसियां पिछली शिस्त पर रख दी और आगे बढ़ गया। पास्कल खड़ी रही। क्या बात है, कार में क्यों नहीं बैठती? तुमने मछलियों के खाने के लिए तो नकली कीड़े मकोड़े खरीद लिए, मगर अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अगर मैं गलती पर नहीं तो पिकनिक के लिए खुराक की भी ज़रूरत होती है। दुरुस्त फरमाया पास्कल बीबी। सन्नान ने कार से निकलकर पास्कल के आगे झुक कर कहा और उसका बाजू थाम कर सड़क के पार एक कावा खाने में चले गए। काउंटर के पीछे कावा खाने का दराज का स्याह मूंछों वाला मालिक आज के पहले गाहक के इंतजार में खड़ा जमाइयां ले रहा था। उन्हें देखकर उसकी मूछें नथनों से भिड़ने लगीं और वो मुस्कुरा दिया। पास्कल ने सन्नान के मशवरे के मुताबिक सलाद, ताज़ा फल, पनीर और सूखा गोश्त वगैरह खरीद लिया। कावा खाने के मालिक की आंखें इस दौरान में सन्नान पर लगी रहीं और उसे बगौर देखता रहा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। कदरे तामल के बाद उसने सन्नान से मुखातब होकर फ्रांसीसी में कुछ कहा। पास्कल ने मुतरजम के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए बताया कि पूछ रहा है कौन से मुल्क से आए हो। सन्नान के मुंह से अभी पाकिस्तान के अल्फाज पूरी तरह अदा भी ना हुए थे कि उसने गर्मजोशी से काउंटर के पीछे खड़े खड़े उसके कंधे पकड़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लहजा खालिस्तान अरबी था। कमर के गिर्द बना हुआ सफ़ेद एप्रन उतारकर वह काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया और सन्नान को गले लगाकर उसके दोनों गालों पर बोसा दिया।
सनान को अब मालूम हुआ कि फ्रांसीसियों ने ये आदत कहाँ से मुस्तार ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, वो कह रहा था। अलजज़ायरी मोहम्मद बकर। अलजायर के रहने वाले मोहम्मद बकर ने मेहमान नवाजी का ऐसा भरपूर मुजाहरा किया जैसे सन्नान और पास्कल पेरिस के किसी कहवा खाने के बजाय सहरा में उसके खैमे में मेहमान बनकर आ गए हों। काफ़ी पिलाई, सैंडविच खिलाए और जाते वक्त खुराक की टोकरी में क्रीम केक तोहफे के तौर पर रख दिया। इस अलजायरी ने इस तरह तुम्हारा इस्तकबाल किया जैसे तुम आपस में रिश्तेदार हो, पास्कल ने हैरत से कहा। हम दोनों एक ही डोर में बंधे हुए हैं जिसका नाम इस्लाम है। हम इस नाते से रिश्तेदार होते हैं। पास्कल बेहद मुतासर नजर आ रही थी। एक मर्तबा फिर कार कंकोरद के चौक में से दाएं हाथ मुड़ी। शांस को तय करके वो फतह की महराब पर आ गए, जिसके गिर्द एक बड़े गोल चक्कर में सैकड़ों कारें चींटियों की मानद रेंग रही थी। 12 खूबसूरत सड़कें, अपनी सारी ट्रैफिक इस गोल चक्कर में उगल रही थी और फिर वही ट्रैफिक दोबारा इन्हीं सड़कों में जज़ब हो रही थी। बोएडी बोलोन फतह के मोहराब की दूसरी तरफ निकलती हुई सड़क एवेन्यू फाग के सिरे पर था। पास्कल ने अपनी नन्ही मुन्नी कार गोल चक्कर में डाल दी, जो देव कामर ट्रकों और लंबी अमरीकी कारों के दरमियान वाकई चींटी की तरह लग रही थी। खासी देर के बाद सन्नान को एहसास हुआ कि पास्कल एवेन्यू फाग में मुड़ने के बजाय मुतवातर गोल चक्कर के गिर्द घूम रही थी। ये क्या हो रहा है? सन्नान ने हैरान होकर पूछा। पास्कल सुनी अनसुनी के चक्कर के गिर्द ही कार चलाती रही। उसका चेहरा चमकीली धूप के असर से सुर्ख हो रहा था। आखिर तुम एवेन्यू फाक में कार क्यों नहीं मोड़ती? यूं फतह के मोहराब के गिर्द बेमकसद चक्कर क्यों काट रही हो? मैं आज बेहद खुश हूँ, पास्कल ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मान लिया, मगर हम पिछले 10 मिनट से एक ही दायरे में घूम रहे हैं। मैं अगर रक्स नहीं कर सकती तो क्या हुआ? पास्कल की नीली आंखें चमक रही थी। कम से कम कार में बैठकर एक दायरे में तो घूम सकती हूँ। 1 2 3 और घूम जाओ, 1 2 3 और घूम जाओ। पास्कल 1-2 दिन के अल्फाज जल्दी से अदा करती और फिर घूम जाओ कहते कहते पूरी मोहराब के गिर्द चक्कर काट लेती। सन्नान इस सूरत हाल से बेहद परेशान हुआ और उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि अक्सर कारों के ड्राइवर इन्हें बुरी तरह घूर रहे हैं, बल्कि अभी अभी ट्रैफिक के सिपाही ने उनकी इस हरकत को देखकर सीटी भी बजाई है। बलाखिर पास्कल ने कार एवेन्यू फाक में मोड़ दी और वो न्यूली के पुल से दाएं हाथ होकर बोए डी बोलोन के इलाके में आ गए। पास्कल का फ्लैट पीछे रह गया था। उन्होंने फुटपाथ के किनारे पर कार खड़ी की और उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया जहां चंद रोज कबल सन्नान कैंपिंग की तलाश में सरगर्दा था। उसके एक हाथ में खुराक की टोकरी झूल रही थी और कंधों पर बंसियां उठा रखी थी। पास्कल सहारे के बगैर उसके साथ साथ चल रही थी। कितनी अजीब बात है कि मैं यहाँ पास ही रहते हुए भी कभी इस तरफ नहीं आई। और मैं, सन्नान ने खुराक की टोकरी जवाब कदरे वजनी लग रही थी दूसरे हाथ में मुंतकल करते हुए कहा। इतनी दूर रहते हुए भी आज यहाँ आ निकला, सिर्फ मेरे लिए, है ना सन्नान? तुम इतनी दूर से यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो? पास्कल खड़ी हो गई। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। सन्नान ने उसका बाजू थाम लिया और वो दोनों फिर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद रहायशी मकानों और हाउस बोटों का सिलसिला खत्म हो गया। अब फुटपाथ के साथ साथ एक आहनी जंगला जा रहा था, जिसके साथ एक सरसब्ज ढलान नीचे दरिया तक जाती थी। चंद गज के फासले पर जंगले के दरमियान एक सफेद रंग का फाटक दिखाई दिया। सन्नान ने फाटक का बारी कुंडा खोल दिया और वो पत्थर की बनी हुई सीढ़ियों से उतरकर नीचे दरिया की सतह तक आ गए। फुटपाथ और सड़क पर वाक़ रहायशी मकान नज़रों से ओझल हो चुके थे। उनकी जगह अब सिर्फ सब्जे की तहें और दरख्तों के झुंड थे। सामने दरिया सीन बह रहा था। शहर के दरमियान में से गुजरने वाले दरिया के हिस्से की निस्बत यह हिस्सा ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून था। यहाँ दरिया के साथ साथ चौड़े फुटपाथ की बजाय सिर्फ घास और जंगली बेलें थीं। शहर में बहने वाला दरिया शहरियों की मानद आरास्ताओं पर रास्ता था। सीमेंट के फुटपाथ, बैठने के लिए लकड़ी के बेंच, इर्द गिर्द तारीखी इमारतें और फिर दर्जनों खूबसूरत पुल। लेकिन यहाँ वही दरिया एक देहाती दुशेजा की मानद था, जिसका हुस्न सिर्फ कुदरती माहौल में निखरता है। दरिया के साथ साथ दूर तक शाहबलूत और बीद के दरख्त नजर आ रहे थे। जंगली बेलें दरिया की सतह तक आई हुई थी। हवा चलती तो उनके खुशनुमा फूल और हरे भरे पत्ते दरिया के पानी में झुककर डुबकी लगाते और फिर बाहर आ जाते,
जैसे कोई राजहंस अपनी प्यास बुझा रहा हो। सूरज की किरणों में अब हिद्दत नुमायां हो रही थी। सन्नान ने दरख्तों के झुंड, सायादार और पुरसुकून जगह का इंतखाब करके वहां अपनी सफ़ेद बरसाती बिछा दी और पास्कल को बैठने के लिए कहा। शुक्रिया मोसियो। पास्कल ने एक नाजुक अंदाम बेले रहना की मानद दोनों हाथों से अपने सफ़ेद लिबास के कोने पकड़कर उन्हें कदरे ऊपर उठाया और फिर सफ़ेद बरसाती पर एक खूबसूरत राजहंस की मानद बराजमान हो गई। सन्नान उसे देखता रह गया। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। सन्नान, क्या है? वे बेचारी मछलियां अपने कीड़े मकोड़ों का इंतजार कर रही होंगी। राजहंस का चेहरा एक फूल की मानद खिला हुआ था। हाँ, तुम यहीं बैठो। सन्नान ने झुककर बंसियां उठा ली, मगर उसकी नजरें अभी तक पास्कल पल जमी थी। सफेद बरसाती और सफेद लिबास के पस मंजर में सिर्फ उसका खूबसूरत गोल चेहरा नुमाया था। क्या देख रहे हो सन्नान? बस यूं ही, देवमाला के बारे में मेरी मालूमात तुम्हारी तरह वसी नहीं, वरना मैं भी तुम्हें किसी हसीन देवी से तशबीह देता। पास्कल ने फौरन नजरें झुका ली। वो बेचारी मछलियां। जाता हूँ भाई, सन्नान हंस दिया। वो बंसियां और नकली कीड़े मकोड़ों की डबिया लेकर जाने को था कि उसे कुछ याद आया। फूलों के बाजार से खरीदा हुआ कागज में लिपटा हुआ जर्द गुलाब अभी तक उसकी जेब में था। पास्कल, उसने जेब में हाथ डाला और राजहंस पर झुक गया। सन्नान, लोग देख रहे हैं। पास्कल एकदम घबरा गई। तुम गलत समझ रही हो, सन्नान मुस्कुराया और जेब में से गुलाब का फूल निकाला और पास्कल के सफेद लिबास पर लगा दिया। मैंने तुम्हारे लिए फूलों के बाजार में से खरीदा था। शुक्रिया। उसने गर्दन झुकाकर फूल की महक महसूस की। लोग देख भी रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? जी नहीं। सन्नान ने सर लाया और बंसियां कंधे पर रखकर दरिया की जानब चल दिया। दरिया का पानी धुली धुलाई सफेद चादर की मानद सलवटों से पाक था और उस पर एक पुरसुकून झील का गुमा हो रहा था। दूसरे किनारे पर जंगल ज्यादा घना था या कम से कम दिखाई दे रहा था। कभी कभार कोई किश्ती रान दरिया की सतह को चीरता न्योली के पुल की जानब से निकलता तो तलातुम बर्पा होता। हल्की लहरें किनारों तक पहुंचती और छपाक छपाक पत्तों और फूलों को बोसे देती। सनान वहीं घास पर बैठ गया और दोनों कुंडियों के साथ एक एक नकली मेंढक लगाकर उन्हें पानी में डाल दिया। बंसियों को किनारे के साथ गीली मिट्टी में अच्छी तरह गाड़ कर वो वापस पास्कल के पास आ गया, जो अब सफेद बरसाती पर लेटी हुई थी। सन्नान ने अपना नीला कोट उतारा और पास्कल के पहलू में बिछाकर वहीं बैठ गया। वो रिसाला पढ़ने में मगन रही। उसमें देकर बताना कल लूदर का अजायबघर खुलेगा या नहीं। कभी कोई दुरुस्त दोस्त मिल जाता है और कभी वहाँ तातील होती है। मैं कल ज़रूर देखना चाहता हूँ। कल बहुत दूर है, इस वक्त तो मैं सिर्फ आज के बारे में सोच सकती हूँ। हे पास्कल बीबी, सन्नान ने रसाले पर इस जगह उंगली बजाई जहाँ उसकी सतवां नाक उभरी हुई थी। अगर मुझे सिर्फ मछलियों की रफाकत ही पसंद होती तो बाजार से दर्जन बद खरीद कर अपने कमरे में टांग लेता और खुश हो जाता। भला इतने तरद्दुद की क्या ज़रूरत थी? मेरे ऐन ऊपर दरख्तों के पत्ते बड़े बेहद छदरे हैं। सूरज की तेज करने छिन छिन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, इसलिए मैंने रसाला ऊपर रखा। उसने रसाले का कोना उठाकर सनान की जानब देखा और फिर आंखें मूंद ली। तुम बातें करते रहो, मैं सुन रही हूँ। सन्नान ने एक नज़र कुंडियों की जानब देखा जो अभी तक साकर में पानी की सतह पर तैर रही थी और वहीं नरम और ठंडी घास पर बिछे हुए अपने नीले कोट पर लेट गया। पास्कल ने ठीक कहा था। सन्नान के कभी ऐन ऊपर पत्तों में से धूप के दायरे चमकते और आंखों को खैरा करके गायब हो जाते। सरसराती हुई घने पत्तों में से गुजरती हुई एक मुबहम से शोर के साथ खुशगवार खुनगी का एहसास होता। आज का दिन काफ़ी गर्म था। दरिया के चमकीली सतह पर सूरज की तिरछी किरणें जज़ब हो रही थी। गुबार की एक धुंधली तह पानी पर मुअल्लक थी। सन्नान की आंखें बंद होने लगी। उसे बेहद नींद आ रही थी। दूसरे किनारे के घने दरख्तों में कोई जंगली परिंदा चहचहाने लगा। उसे गर्मियों की वो तपती दोपहर याद आ गई, जब वो अपने गांव से निकलकर राहट की जानब जाता हुआ रास्ते में किकर के दरख्त की पुरखार और छदरी छांव में दम लेने के लिए रुकता तो शाख पर झुलसती हुई अकलौती फाख्ता कोको कोको की दुहाई देती। फाख्ता की आवाज़ सन्नान के लिए गर्म और तपती दोपहर की लामत बन गई। सो गए हो? पास्कल ने रसाले का कोना उठाकर झांका। उसकी आंखें नींद से सुरख हो रही थी। सन्नान ने आंखें खोल दी और पास्कल की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो अपने आप
को बेहद सुस्त और हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था। उसे यूं लगा जैसे वक्त ठहर गया हो, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर साकत होकर रह गई हो। दरिया में पड़ी हुई दो साकन कुड़ियाँ हैं और पास्कल का सफ़ेद लिबास है, जर्द गुलाब, बस। क्या तुम पाकिस्तान में भी मछलियां पकड़ने जाया करते थे? पास्कल ने कुंडियों की जानब इशारा करते हुए पूछा। सन्नान इस सवाल का जवाब देने के लिए बचपन की हदों तक चला गया। उसकी नज़रों के सामने धूल में अटा हुआ एक गर्म और दूर अफ्तादा गांव उभरने लगा। अब तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, अलबत्ता बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां होती तो अपनी नानी अम्मा के पास गांव चला जाता, ताकि वहां के पुरस्कून माहौल में स्कूल में दिया हुआ छुट्टियों का काम करने में आसानी हो। चूँकि इन दिनों वहाँ बिजली वगैरह तो थी नहीं, इसलिए हमारे कच्चे मकान के कोठे पर दो चार पहियाँ एक दूसरे के सहारे तिरछी खड़ी कर दी जाती और उनके नीचे ज़मीन पर एक दोहरा खेस बिछा दिया जाता। इस तरह खुली फिजा में एक खैमा सा तैयार हो जाता, जहाँ तेज़ धूप से बचाव होता और गर्म हवा भी लगती रहती। मैं चंद रोज़ तो पूरी दिलजमी से वहाँ बैठकर सुबह से शाम तक हिसाब के सवाल हल करने और जवाब मजमून लिखने में गुजारता। उसके बाद मेरी नज़रें बेख्तियार मस्जिद से परे जलाहों के घरों के साथ वाक़या गदले जोहड़ की तरफ उठने लगी। इन दिनों मछली पकड़ने का कांटा एक आने में मिल जाता था। बांस जोहड़ के किनारों से तोड़कर ले आता और डोरी नानी अम्मा बांट देती। चलिए, वो 90 फ्रांक वाला मछली का सामान मुकम्मल हो गया। मछली फांसने के लिए नकली मेंढक और कीड़े मकोड़े वगैरह तो मिलते न थे, इसलिए मैं असली कैंचुओं की तलाश में फाजू जाट के माल्टों के बाग के पहलू में बहती हुई पानी की नाली पर चला जाता। मैं अपने नन्हे मुन्ने हाथों से नाली की नम और सीली मिट्टी खोदता तो नरम 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 कैंचुए उधर से उधर रेंग कर उधर समा जाते। मैं उन्हें दुम से पकड़कर मिट्टी से बाहर निकालने की कोशिश करता तो उनमें से अक्सर टूट। बहरहाल मैं झोली में से अपना सारा सामान निकाल कर ज़मीन पर रखता और फिर बड़े प्यार से कैंचुआ निकाल कर कुंडी में लगाता और पानी में फेंक देता। उसके बाद मेरी आंखों से झपकने का अमल गायब हो जाता। मैं पूरी गर्म दोपहर दीदे फाड़े बांस के तिनके पर नजरें जमाए अकड़ूं बैठा उसकी डुबकी खाने का इंतजार करता रहता। उससे पहले मैं किनारे के साथ एक गड्ढा खोद कर उसमें पानी भर देता, ताकि शिकार की गई मछलियां उसमें रखी जा सके। मगर उसकी नौबत कम ही आती। कभी कभार कोई कछुआ मेरी कीमती कुंडी हड़प करके बांस और डोरी समेत जोहड़ के गदले पानी की तह में जा बैठता। तुमने कभी कछुआ देखा है पास्कल? पास्कल की जानब से कोई जवाब न आया। वो सो चुकी थी। सन्नान आहिस्ता से उठा दरिया के किनारे चला गया। कुंडियों को पानी में से निकाल कर अच्छी तरह देखा। नकली मेंढक जू के तू थे। उन्हें मछली नाम की कोई चीज़ छूकर भी नहीं गई थी। वहां से कुछ दूर दरिया के किनारे पर दो नहायत मोटे फ्रांसीसी और उनकी उतनी ही मोटी बीवी पिकनिक मना रहे थे। उनके साथ एक छोटी सी लड़की पानी में पाँव लटकाए मुंह बनाए बैठी थी। घास पर बिछे एक सफ़ेद कपड़े पर खुराक की टोकरियां और फ्रांसीसी शराब की मुतअद्दिद बोतलें रखी थी। औरतें उंधी लेटी धूप सेक रही थी और मर्द खामोशी से अखबार पढ़ रहे थे। उनके सामने बंधी हुई किश्ती पर, जो शायद उनकी अपनी थी, मछली पकड़ने वाली चंद कुंडियां पड़ी थी। एक मर्द ने शराब की खाली बोतल दरिया में फेंकी, जो गुड़ाब से पानी में डूब गई। सन्नान ने नकली मेंढकों को एक मरतबा फिर मजबूती से कुंडियों के साथ लगाया और उन्हें बेदिली में पानी में फेंक कर वापस चलाया। पास्कल अभी तक सो रही थी। दरिया की जानब से हवा का एक झोंका आया। दरख्तों के पत्तों में हल्का सा शोर हुआ, फिर वही सुकूत तारी हो गया। सन्नान ने अपना नीला कोट तय करके सर के नीचे रखा और घास पर लेट गया। फिर जाने कब नींद ने उसे अपनी ठंडी और आरामदेह गोश में ले लिया। उसकी आंख खुली तो दरख्तों के पत्तों में से चमकने वाली सूरज की तेज रोशनी में नरमाहट आ चुकी थी। उसने करवट बदल कर दूसरी जानब देखा। वहां सिर्फ उसकी शिकनों से भरपूर सफ़ेद बरसाती सिमटी पड़ी थी। वो उठकर बैठ गया। पास्कल दरिया के किनारे पानी में पाँव लटकाए बैठी थी। दरिया की सतह पहले की तरह पुरसकून थी, मगर गुबार की हल्की तह जो दोपहर को पानी के ऊपर मुअल्लक थी, अब मौजूद न थी। सूरज की किरणों में पिलाहट का अंसर नुमाया हो रहा था। पास्कल अपने पाँव को खम देकर किनारे की गदली मिट्टी नाखूनों से कुरीदती तो वो कीचड़ आलूद हो जाता। फिर वो अपना लिबास ऊपर खींचकर पाँव पानी में डालकर हलाती तो कीचड़ दरिया की सुस्त रू लहरों में आहिस्ता आहिस्ता घुलता।
पास्कल ने नजर उठाकर सन्नान की जानब देखा। उस खरांट बूढ़े ने हमें मछलियां फांसने के लिए जो नकली मेंढक दिए थे वो इस्तेमाल शुदा हैं। उसने लोहे का मेंढक सन्नान को दिखाते हुए सर हिलाकर कहा, इनका रंग उतर चुका है इसलिए मछलियां फौरन पहचान लेती हैं। ये असली नहीं, असली मेंढक तो एले फ्रांस वैसे ही शाम के खाने पर हड़प काट जाते हैं। सन्नान ने हंसकर कहा, उसे इस वक्त मुझे इतनी भूख लग रही है, अगर और कुछ खाने को ना मिला तो शायद मैं ये लोहे का मेंढक ही खा जाऊं। इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सन्नान वहां से उठा, टोकरी में से खुराक निकाल कर रख दी। पास्कल अभी तक पानी में पाँव डाले बैठी थी। मेंढक अगर असली नहीं है तो तुम्हारा पाँव तो सचमुच का है ना, कोई मछली जरूर काट लेगी। सच? पास्कल ने एकदम पाँव बाहर निकाल लिए और दोनों हाथ बुलंद करके कहने लगी, सन्नान प्लीज ज़रा मेरी मदद करो। सन्नान ने आगे बढ़कर उसके बाजू थाम लिए और वो उठ खड़ी हुई। उसके सफ़ेद लिबास पर जा बजा कीचड़ लगा हुआ था। इतने अच्छे लिबास को तुमने यहाँ बैठकर सत्यानाश कर लिया है। और उसके लिबास पर से लगा हुआ कीचड़ साफ करना शुरू कर दिया। नहीं सन्नान, पास्कल ने उसका हाथ पकड़ लिया, इस लिबास को यूं ही मैला कुचैला और कीचड़ से बड़ा रहने दो। वो क्यों? तुम्हारा दिया हुआ जर्द गुलाब का ये फूल हमेशा इस कीचड़ आलूद लिबास पर लगा रहेगा। उसकी शिकने मुझे इस दोपहर की याद दिलाएंगी जब मैं तुम्हारी बरसाती पर लेटी दरख्तों के छदरे पत्तों में किरणों की झिलमिल देख रही थी। उस पर लगी हुई ये घास, चंद पत्ते मिट्टी और फिर ये कीचड़ मुझे बोएडी बुलोन में सीन के किनारे तुम्हारे साथ गुजारे हुए आज के दिन की याद दिलाएंगे। इन सब में यादों की महक रची है। सन्नान ने कीचड़ से बड़ा हुआ रुमाल जेब में डाल लिया। तुमने खुद ही तो कहा था मैं कल के बारे में नहीं सोचा करती। ये कल की बात तो नहीं सन्नान, ये तो आइंदा सदियों के तज़किरे हैं। बहरहाल सन्नान बरसाती पर बैठ गया। तुम जरूर इस कीचड़ और आलूद लिबास को यूं का त्यों संभाल कर रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बल्कि ये मोहम्मद बकर अल जज़ैरी का दिया हुआ केक भी आइंदा सदियों के लिए रख छोड़ो, ये तो अभी खाया जाएगा। पास्कल को अपनी भूख याद आ गई। खाने के बाद सन्नान ने सिगरेट सुलगा लिया। अब शाम होने को थी। पास्कल अपने दोनों बाजू आगोश में समेटे घुटनों पर सर रखे दरिया की सतह पर नजरें जमाए कुछ सोच रही थी। हवा का एक झोंका आया और उसने एक जुर्जरी सी ली। सन्नान ने घास पर पड़ी बरसाती उठाकर उसे उड़ा दी और अपना बाजू उसके कंधों पर रख दिया। पास्कल सिमट कर उसके साथ आ लगी। उसकी दूधिया बाहों में से नम संगमरमर की खुशबू उठ रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सन्नान ने पास्कल की जानब देखा तो उसकी नज़रें बदस्तूर दरिया की सतह पर जमी थी। उसने किनारे से भरी भरी मिट्टी का एक ढेला उठाकर ऐन उस जगह फेंका जहां पास्कल देख रही थी। एक छोटा सा दायरा उभरा और फिर फैलता हुआ उसके कदमों में आ लगा। क्या सोच रही हो? सन्नान ने प्यार से पूछा। मैं सोच रही हूँ कि इस क्रिसमस पर भी मैं अपने कमरे में क्रिसमस का दरख्त सजाए अकेले ही बैठी रहूंगी। उसने ये फिक्रा इस अंदाज में अता किया कि जैसे वो इसका कतई जवाब सुनना चाहती हो। नहीं, तुम इस मर्तबा बिल्कुल अकेली नहीं होगी पास्कल। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो पास्कल। जिस तरह तुम जिस्मानी तौर पर माजूर हो, इसी तरह दुनिया को हर शख्स किसी न किसी वजह से माजूर होता है। बाज़ औक़ात मजबूरियां भी इंसान को अपाहिज बना देती हैं। कैसी मजबूरियां? पास्कल का चेहरा उतर गया। एक मशरक़ी मुआशरे की मजबूरियां, जिन्हें शायद तुम एक मगरबी लड़की समझने में नाकाम रहो। पास्कल, पाकिस्तान में मेरे माँ बाप और बहन भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं चंद माह में वापस लौट आऊँगा। मैं उनके प्यार और खलूस के खूबसूरत बंधनों में बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ। यूरोप में तो ऐसी मशरक़ी प्यार और खलूस को जांचने के लिए पैमाने भी ना होंगे। मुझे हर सूरत वापस जाना है। मेरी बहनें एक ऐसे भाई का इंतज़ार कर रही हैं जो इन्हें दुनिया जहान से प्यारा है। मेरा बाप मुझे इसलिए अपने पास देखना चाहता है कि मैं उसकी कमज़ोर बाहों का सहारा बन सकूं। और फिर मेरी माँ, वो एक बेटे की राह तक रही है जिसके चेहरे पर वो सेहरे सजाना चाहती है। मुझे हर सूरत वापस जाना है। और अगर ये तमाम जज्बात एक ही हस्ती में मौजूद हो तो मैं भी तुम्हें बेपनाह प्यार कर, मैं भी तुम्हारे साथ अपने दुख बांटना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी कमज़ोर बाहों का सहारा बन जाओ। और मुझे भी ज़िंदगी के तवील और अजियतनाक सफ़र के लिए एक साथी की ज़रूरत है। तुम फिर कहोगे कि एक पाकिस्तानी लड़की अपने जज्बात का इजहार इस तरीके से नहीं करती। तुम ही बताओ सन्नान,
मैं और क्या करूं? तुम खुद जानते हो कि मेरे एहसासात तुम्हारे बारे में पसंदीदगी और सिर्फ दोस्ती तक ही महदूद नहीं रहे, उनमें शिद्दत आ चुकी है। इधर तुमने कभी भी अपने जज्बात का इजहार मुझसे नहीं किया। सन्नान, अगर तुम सिर्फ मुझे एक मर्तबा ये कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह भी है, तो प्लीज़ कह दो। मैं तरस गई हूँ। पास्कल, तुम्हें मालूम है कि पेरिस आते गाड़ी में मैंने ही तुमसे मिलने की का इजहार किया था। सन्नान बेहद संजीदा था। एक ख्वाहिश जो पसंदीदगी से शुरू हुई, फिर तुम्हारी तरह मेरे साथ साथ भी पसंदीदगी और दोस्ती की हदें अबूर करके एक तूफानी कैफियत से दो चार हो गए। मैं तुमसे अपने जज्बात का इजहार जानबूझकर नहीं करता था। मुझे मालूम था कि मैं हर सूरज यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जाने पर तुम एक मर्तबा फिर अथाह गहराइयों में डूब जाओ। सन्नान, एक सूरत और भी तो हो सकती है। सन्नान ने अपनी हथेली सख्ती से लबों पर जमा दी। उसे मालूम था अब पास्कल अब क्या कहने वाली है। मैं जब तुम्हें पेरिस में रहने के लिए कहती हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि तुम मेरे पास रहो। और अगर तुम मेरे पास रहो, कहीं भी, किसी शहर में भी, लाहौर में। नहीं पास्कल, सन्नान ने कदरे दुरुस्तगी से कहा। मगर क्यों? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पेरिस में दरियाए सीन के किनारे आज शब यह हसीन मंसूबे बुला लेना बेहद आसान है, मगर वहाँ लाहौर में ग्वाल मंडी और चोटा मुफ्ती बाकर जैसे इलाकों में जिंदगी बसर करना बेहद दुश्वार है। मैं एक दरमियानी दर्जे का हैसियत का इंसान हूँ। एक यूरोपी बीवी के लिए जिन लवाजमात की ज़रूरत है वो मैं कभी भी मैसर नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं मांग रही। मैं अपाहज होते हुए भी घर का सारा कामकाज खुद कर सकती हूँ। कल मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी और सैंडविच बनाए थे ना। मैं नौकरी भी कर लूँगी। पास्कल, मुझे अपने मुआशरे की ऊंच नीच का इलम है। हमारे यहाँ शादी सिर्फ एक फ़र्द की नहीं होती, उसमें ख़ानदान के तमाम अफराद की ख्वाहिशात का दखल होता है। एक कामयाब शादी के लिए जहाँ मियाँ बीवी का बाहमी इत्तफाक ज़रूरी है, उसे कहीं ज़्यादा रिश्तेदारों की खुशनुदी का ख्याल रखना पड़ता है। तुम एक अजनबी मुआशरे के फ़र्द की हैसियत से उसमें नाकाम रहोगी, और मैं तुम्हें किसी हाल में भी सोगवार नहीं देख सकता। तुम अपने ख़ानदान से अलहदा क्यों नहीं रह सकते? वो मेरे बस की बात नहीं, वो मेरे वजूद का लाजमी हिस्सा है। मैं उनके बगैर भी खुश नहीं रह सकता। सन्नान, मैं तुम्हारी ज़ुबान सीख लूँगी, तुम्हारी मुआशरत को अपना लूँगी, तुम्हारे यहाँ की लड़कियों जैसा लिबास पहनूंगी। तुम्ही ने तो कहा था मैं झुमके पहनकर बिल्कुल एक पाकिस्तानी लड़की लगती हूँ। नहीं पास्कल, नहीं। सन्नान ने बार बार सर हिलाया। फिर तुम्हारे जज्बात में उतनी शिद्दत पैदा नहीं हो सकी जो तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे पास रहने पर मजबूर कर दे। ये बात नहीं। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, और इस एहसास ने मेरे अंदर पहली मर्तबा जन्म लिया है। इस एहसास की वजह से मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे मालूम है तुम वहाँ खुश न रह सकोगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहकर दुखी होना ही पसंद करूँ तो फिर तुम मुझे भी बेहद दुखी कर दोगी। लेकिन तुमने गुफ्तगू के आगाज़ में ये क्यों कहा था कि मैं इस मर्तबा क्रिसमस पर अकेली नहीं होगी? मेरा मतलब था कि तुम्हारे पास इन दिनों की हसीन यादें होंगी, एक खूबसूरत एहसास जो बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। क्या तुम अपने आप को आज का चमकीला दिन यहाँ गुजारने के बाद मुख्तलिफ महसूस नहीं करती? मैं आज से चंद रोज़ पहले का सन्नान नहीं रहा। तुम मेरे ख्यालात और मेरे वजूद का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी हो और हमेशा रहोगी। सिर्फ एहसास और यादों से रूह की तन्हाई दूर नहीं हो सकती। हो सकती है पास्कल। क्रिसमस की शाम को यहाँ से हज़ारों मील दूर मैं अपने कमरे में बैठा अपने पहले प्यार को, तुम्हें और प्यार के पहले शहर पेरिस को याद किया करूँगा। क्रिसमस की शाम को जो तफसीलात तुमने मुझे बताई हैं वो मेरे जहन में घूम रही हैं। तुम अपने कमरे में क्रिसमस दरख्त की शाखों और पत्तों को छू कर देखना, उनमें हद्दत होगी। मेरे एहसास की लू ये तवील फासले तय करके तुम तक पहुंच जाएगी। तुम अकेली नहीं होगी पास्कल। क्रिसमस तक ना सही, चंद हफ्ते तो और ठहर जाओ। नहीं पास्कल, पेरिस में मेरे क़याम की तवालत से ये जज्बात और भी शदीद हो जाएंगे, और फिर हम दोनों के लिए इस लम्हे का सामना करना बेहद दुश्वार हो जाएगा, जिससे किसी सूरत भी मुफर नहीं। सन्नान, अगर मैं अपाहज ना होती तो क्या तुम अपना इरादा बदल देते? तुम और अपाहज? मैंने तो पहले भी तुम्हें बताया है कि तुम अपाहज नहीं हो। अपाहज तो मैं हूँ।
जो तुम्हें अपना लेने की ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ बर्रा आ गई। पास्कल ने सफ़ेद बरसाती के कोनों को मुट्ठियों में बेंच रखा था, जैसे वो इससे जुदा ना होना चाहती हो। मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैंने आज तक जानबूझकर किसी को धोखा नहीं दिया। तुम जो मुझे इतनी अजीज़ हो, मैं तुमसे कभी गलत वादा नहीं करना चाहता। पास्कल, मैं क्रिसमस तक यहाँ नहीं ठहर सकता। मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं ले जा सकता। चंद रोज़ तक मैं पेरिस से चला जाऊँगा, और जितनी जल्दी तुम इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, उतना ही ये हम दोनों के हक़ में बेहतर होगा। जो कुछ मैंने कहना था वो कह चुकी। तुमने जो मजबूरियां बयान की हैं, मैं उन्हें समझ तो नहीं सकी। बहरहाल तुम कहते हो तो ठीक ही कहते हो। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अंधेरा हो चुका है। नहीं, अभी नहीं। सन्नान ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। पहले तुम वादा करो कि तुम मेरे जाने से उदास नहीं होगी। मैं आने वाले कल के बारे में कैसे वादा कर सकती हूँ? अभी तो चंद रोज तक मैं यहीं ठहरूंगा। हम रोजाना मिलेंगे। हर नया दिन हमारे लिए इतना ही खूबसूरत होगा जितना आज था। ये तो सोचो कि आने वाले कल के बारे में हजारों कल और आएंगे, बकौल तुम्हारे आने वाली सदियां। और इन तवील बरसों में क्या तुम्हें इस एहसास से खुशी हासिल ना होगी कि कम अज़ कम हम दोनों ने इतने खूबसूरत लम्हे इस शहर में सीन के किनारों पर इकट्ठे गुजारे, और फिर ये एहसास कभी भी तुमसे जुदा ना होगा, हमेशा के लिए। आज से 1 साल बाद, 10 साल बाद, हजारों मील दूर एक ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें इस लम्हे भी याद कर रहा होगा। इन दिनों की मुसरतें उसके दिल में एक ऐसी लौ जलाएंगी जिसकी गर्मी जिंदगी की तारीख और सर्द राहों में उसे सुकून और इत्मीनान बख्शेंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पास कर सन्नान, तुम एक लम्हे के लिए भी ये ना सोचो कि मैं इन ढेर सारी खूबसूरत यादों के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। मुझे तुमने इतनी खुशियाँ दी हैं कि मैं उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सिर्फ मैं भी तो इंसान हूँ। मेरे अंदर भी दूसरे इंसानों की तरह ख्वाहिशें सर उठाती हैं। मुझे खुशी मिलती है तो मैं उसके दूसरे सिरे पर जाकर एक खुशी की तलाश में रहती हूँ। फिर उसी तरह मेरा जी चाहता है खुशी और मुसरतों का ये सिलसिला कभी ख़त्म ना होने पाए। यह सिलसिला कभी ख़त्म ना होगा पास्कल। खुशी और इत्मीनान के इन लम्हों को अपने अंदर समो लो। तुम्हारे अंदर भी जो लो जल रही है, वो इन लम्हों को हमेशा ताबनाक रखेगी। तुम ठीक ही कहते हो सन्नान। मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, और अब मेरे लिए तुमसे जुदाई का तस्वुर इतना अजियतनाक नहीं रहा। कम अज़ कम अब इस वक्त। आज का दिन कितना खूबसूरत था। कल भी एक ऐसा ही दिन आएगा, मैं वादा करता हूँ। बस अब तुम ये आंसू पूंछ डालो। बल्कि सन्नान ने जेब से रुमाल निकालकर पास्कल की आंखों पर रख दिया। पास्कल ने रुमाल उसके हाथ से लिया। अपने आंसू पूछे। रुमाल पर लगी थोड़ी सी मिट्टी पास्कल के गालों पर भी लग गई। सन्नान ने जेब से सिगरेट सुलगा निकालकर सुलगा लिया और उठ खड़ा हुआ। पास्कल ने सर उठाकर उसकी जानब देखा और मुस्कुराकर अपने हाथ फैला दिए। सन्नान ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और वो उठकर चलने के बजाय खामोशी से उसके साथ आ लगी। कटे हुए सुनहरी बालों में खुशबू थी, सर्द गुलाब की खुशबू। सन्नान ने धीरे से अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। तुम्हारा हाथ बेहद सर्द है। सन्नान ने पास्कल के जिस्म के थरथराहट को महसूस किया और फौरन हाथ परे कर लिया। नहीं नहीं, पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी गर्दन पर रख लिया। रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। अभी परसों की ही तो बात है, तुमने अपना हाथ इसी तरह मेरी गर्दन पर रखा था। यूँ लगता है जैसे सदियां बीत गई। उसने सन्नान के कोट के बटन एक एक करके खोले और बड़े मज़े से अपना चेहरा उसमें छुपा लिया। कल सुबह अगर मेरे कोट पर एक सुनहरी बाल लटका हो तो तुम हंगामा ना बर्पा कर देना, क्योंकि वो तुम्हारा ही होगा। सन्नान के लब उसके नरम और घने बालों में थे, जर्द गुलाब की नरम पत्तियों में। एक बाल नहीं, दर्जनों होंगे। उसने सन्नान के सीने पर सर रखकर जोर से दबाया। बर्डे बलून का सुरमई अंधेरा अब तारीकी में बदल चुका था। दरिया के दूसरे किनारे पर रहायशी मकानों और पानी में साकन रहायशी किश्तियों की रोशनियां जल रही थीं। इन रोशनियों के झिलमिलाते अक्स के अलावा पूरा दरिया एक स्याह चादर की तरह था, हवा में बेहद खुनकी थी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, सन्नान ने आहिस्ता से अपना मुंह उसके बालों में रगड़ते हुए कहा। हर तरफ तारीकी है। मैं तो तुम्हारे कोट में चेहरा छुपाए हुए हूँ। यहाँ बेहद सुकून है। मुझे मालूम है अगर मैंने बाहर देखा तो वाकई हर तरफ तारीकी होगी। तुम सारी जिंदगी यूं ही मेरे कोट में चेहरा छुपाए तो नहीं गुजार सकती। तुम्हें कभी ना कभी तो बाहर देखना ही होगा। हाँ, कभी ना कभी, मगर अभी नहीं। पास्कल का मूड अब काफी हद तक बहाल हो चुका था। हर तरफ खामोशी थी। चंद रोशनियां, दरिया की लहरों का हल्का सा अरताश, और उन दोनों की सरगोशियां।
इस मुकम्मल सुकूत में दूर से पानी की सतह पर तैरती हुई मौसीकी की एक तान उन तक पहुंची, धीमे सुरों में। और फिर उसी लम्हे वियना के मशहूर वाल्स की धुन पूरे माहौल पर हावी हो गई। लहरों का तलातुम ज्यादा होता तो धुन एक लम्हे के लिए कदरे दब जाती और फिर उभर आती। वियना के जंगल की धुन, सन पास्कल ने सरगोशी की। हाँ, 1 2 3 और घूम जाओ। सन्नान के कान भी धुन पर लगे थे। 1 2 सन्नान, पास्कल ने यकदम अपने चेहरा कोट में से बाहर निकाला और उसे झंझोड़ कर कहने लगी, याद है उस रोज रियासीन के किनारे मैंने तुम्हें रक्स करने की सिखाने की पेशकश की थी? हाँ, सन्नान घबरा गया। और फिर तुम बेहद बुज़दिल निकले और खामखा एतराज किया कि मौसीकी के बगैर रक्स नहीं किया जा सकता, पास्कल ने शोखी से कहा। सन्नान खामोश रहा। उसे मालूम था कि उसके बाद वो क्या कहने वाली थी। यहाँ तो मौसीकी भी है ना, जरा गौर से सुनो, बेहद खूबसूरत धुन है। दरिया के दूसरे किनारे पर शायद किसी हाउस बोट्स में पार्टी हो रही है। पास्कल ने अपने कान धुन पर लगा दिए। लेकिन यहाँ तो इस कदर तारीकी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। एक हाथ तुम्हारी कमर पर, दूसरे तुम्हारे कंधे पर, पास्कल ने पीछे हटकर कहा। रक्स देखकर नहीं बल्कि महसूस करके किया जाता है। पास्कल भाई, फिर कभी सही, रात बहुत हो चुकी है। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं, तुम इस तरह मेरा हाथ थाम लो। पास्कल उसे रक्स सिखाने पर तुली हुई थी। सन्नान ने मजबूरन हथियार डाल दिया और उसकी हदायत के मुताबिक उसका एक हाथ थाम लिया और दूसरे कमर के गिर डाल लिया। अब क्या हुक्म है? सन्नान ने अकड़ू खड़े होकर दरियाफ्त किया। अब तुम धुन के इस हिस्से का इंतजार करो जहां वायलिनें कदरे रुक कर दोबारा उभरती हैं। उसने बड़े गौर से मौसीकी सुनी और फिर एक झटके से सन्नान को आहिस्ता से एड़ियों पर घुमाया और रक्स शुरू कर दिया। 1 2 3 और फिर घूम जाओ। 1 2 3, बिल्कुल आसान है। उसके साथ ही पास्कल जेरे लब वही धुन गुनगुनाने लगी। हूँ। पहले पहले तो सन्नान को हर कदम ही गलत उठता रहा और वह हर बार पास्कल का पाँव मसल देता, लेकिन वो एक अच्छी उस्ताद की तरह बिल्कुल शिकायत न करती। रक्स के दौरान में वो उसके कदम इतने नपे तुले थे कि यह गुमान भी ना होता था कि वो अपाहिज है। कदमों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम मौसीकी गौर से सुनो, कदम खुद ब खुद उठते चले जाएंगे। थोड़ी सी मशक के बाद सन्नान को महसूस हुआ कि यह वालनर कुछ इतना मुश्किल रक्स न था। वाल्स कुछ इतना मुश्किल रक्स न था। बस 3 तक गिनते जाओ और घूमते जाओ। अब वो पास्कल को बाहों में लिए बड़ी खुद एतमादी से कदम उठाने लगा। उसके कान वायलिनों की मदभरी तानों पर लगे थे। तुम तो बड़ा अच्छा रक्स करते हो। पास्कल अपना सर पीछे डालकर हंस दी। शुक्रिया मैडम। सन्नान एक लम्हे के लिए रुका, अपने आप को पास्कल की बाहों से आज़ाद किया और झुककर कोरस बजा लाया। पास्कल की बड़ी संजीदगी से जवाबन झुक गई और फिर नरमी से उसके बाजुओं में समा गई। तुम्हारे यहाँ भी तो लोग रक्स करते होंगे? हाँ, करते हैं। तो फिर तुम मुझे पाकिस्तानी रक्स सिखा दो। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं भी कर सकता हूँ। तुम दरअसल मुझे सिखाना ही नहीं चाहते, बुज़दिल। पास्कल ने उसे छेड़ा और फिर इतनी जोर से घुमाया कि वो गिरते गिरते बचा। दरिया की पुरसकून सतह पर एक खूबसूरत और रोशन किश्ती आहिस्तगी से तैर गई। ये एक बड़ी हाउस बोट थी। आज मैं भी रक्स कर सकती हूँ, पास्कल ने सरगोशी की। थोड़ी देर बाद घने दरख्तों की ओर से चांद निकल आया और दरिया की सतह पर एक रो पहली कालीन बिछ गया। शाहबलूत और बीत के दरख्तों के पत्ते चमकने लगे। मौसीकी कब की खत्म हो चुकी थी, मगर अब उसकी जगह पास्कल की मुतनन्नम गुनगुनाहट ने ले ली थी। ओह, मैं अब बेहद थक गई हूँ। दरिया सीन के किनारे वाल्ज का पहला सबक खत्म हो चुका था। पास्कल, सन्नान ने थोड़ी तरह उंगली रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या है सन्नान? पास्कल ने उसके गर्दन पर हाथ रखकर प्यार से कहा। तुम ये जान लो कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे पास क्रिसमस तक रहो। मैं दिलो जान से ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मगर प्लीज़ सन्नान, प्लीज़ अब कुछ मत कहो। मैं तुम्हारी यही ख्वाहिश के मुताबिक उदास नहीं होना चाहती। सन्नान ने उसका हाथ थामकर अपने गर्म लबों से लगा लिया। पास्कल का हाथ बिल्कुल सर्द था। याद है डॉक्टर ने तुम्हें आराम का मशवरा दिया है, और इस तरह आधी रात को दरिया के किनारे रक्स करने को आराम तो नहीं कहा जा सकता। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पास्कल खामोशी से अपनी सतुआ नाक सन्नान के सीने पर रगड़ती रही और चुपके चुपके हंसती रही। पास्कल, तुम्हारी खाला। हाँ, खाला।
अपने आप को सनान की गिरफ्त से अलहदा करके कहने लगी, गलती होगी, मैंने तो इन्हें कहा था मैं शाम होने से पहले ही लौट आऊँगी। वो यकीनन परेशान हो रही होंगी। तो फिर चलते हैं। उसने अपना हाथ पास्कल के कंधों पर रख दिया और आहिस्ता-आहिस्ता उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। अरे हाँ, वो बंसी और कुंडियाँ, उन्हें वहीं दरिया में रहने दो, किसी कछुए के काम आएँगी। पास्कल भी हँस दी और फिर चलना शुरू कर दिया। सीढ़ियाँ तय करके जब वो सड़क पर पहुंचे तो पास्कल आहिस्ता चलने के बावजूद थकन से निढाल हो रही थी। कार में बैठकर उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर एक ठंडी सांस भरकर बोली, सनान, तुम खूबसूरत चीज़ों का इंजाम खूबसूरत क्यों नहीं होता? और फिर कार स्टार्ट कर दी। तुम यहाँ से सीधी अपने फ्लैट पर चली जाओ, खाला इंतज़ार कर रही होंगी। मैं न्योली के पुल तक पैदल चला जाता हूँ और वहाँ से ट्राम मिल जाएगी। हूँ, पास्कल ने सर हिलाया। मैं तुम्हें मकान तक छोड़ कर ही आऊँगी। तुमने आज रक्स करना सीख लिया है, इसलिए अब मैं पेरिस जैसे शहर में अकेले घूमने फिरने की इजाज़त नहीं दे सकती। न्योली के पुल के पास पहुंचकर जब वो दाएं हाथ मुड़े तो एवेन्यू फाग की तमाम रोशनी मुनव्वर थी और ट्रैफिक का बेपनाह हजूम था। तमाम दिन सूरज की गर्म किरणों तले सुलगने के बाद पेरिस एक मरतबा फिर बेदार हो चुका था। सन्नान सोच रहा था कि वक्त नहीं थमा। सीन के पानी में बड़ी हुई थाकन कुंडियाँ और पास्कल का सफ़ेद लिबास अब ख्वाब की बातें लग रही थी। एक शराब। कार फतह के मुहराब के बड़े चक्कर में दाखिल हुई तो पास्कल सन्नान की तरफ देखकर बेख्तियार हंस दी। फिक्र ना करो, मैं अब इस चक्कर के गिर्द बेमकसद नहीं घूमूंगी। अब तो मैं रक्स भी कर सकती हूँ। तुम अगर मुझे यहाँ उतार दो तो मैं पैदल ही घर चला जाऊँगा। तुम्हारी खाला इंतज़ार कर रही होगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी नीयत ख़राब लगती है। मैं तुम्हें घर तक ही छोड़ कर आऊँगी। तुम्हारी मर्जी। सनान पीछे हटकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा लिया। पास्कल, पिछले चंद रोज से तुम्हारा सारा दिन मेरे साथ गुजरता है। तुम्हारी खाला बुरा तो नहीं मनाती? ओ खाला, उन्होंने तो सैकड़े करके कलीसिया में मरियम के मुजस्समे तले मोमबत्तियां जलाकर शुक्र किया होगा कि उनकी भांजी ने भी बलाखर घर से बाहर निकलना सीख लिया। मुमारत का इलाका आ गया तो वहाँ खूब रौनक थी। तमाम कहवा खाने भरे पड़े थे, कहीं कहीं मौसीकी भी बज रही थी। सनान के मकान के सामने पहुंचकर पास्कल ने फुटपाथ के किनारे पर कार खड़ी की। सनान उतरने लगा तो उसने उसका बाजू थाम दिया। जिंदगी में पहली बार आज मुझे इस बोझ का एहसास तक नहीं जिसके तले मैं हर वक्त पिसती रहती हूँ। आज मैं भी आम इंसानों की तरह थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कभी भी अपाहिज न थी। यह एहसास आर्जी ही सही, लेकिन सन्नान, यह सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पास्कल की आंखें भीग गई। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। तुमने मुझे आज रक्स जो सिखा दिया है, सन्नान हंसकर कहा। मेरा तो ख्याल है तुम्हें रक्स करना पहले से ही आता था, वरना इतनी जल्दी ना सीख लेते। उसकी आंखें अभी तक नम थी। तुम बहुत थक चुकी हो पास्कल, सन्नान ने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। बेहतर यही है कि जल्दी से जल्द घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाओ। और मुझे लोरी कौन सुनाएगा? पास्कल ने अपने आंसू पूंछ डाले। आज तुम इतनी थक चुकी हो कि लोरी के बगैर ही नींद आ जाएगी। शब बखैर। सन्नान ये कहकर दरवाजे के पास पहुंचा तो पास्कल ने कार के हारन पर हाथ रख दिया। हारन मत बजाओ पास्कल, कहीं वो मैडम जी बाहर ना आ जाए। कल के बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पास्कल ने कदरे गुस्से से कहा और हारन से हाथ उठा लिया। कल डॉक्टर के मशवरे। फिर कहोगे ये ब्लैकमेल है। लेकिन अगर तुम कल मुझे ना मिलने आए तो फिर ऐसा दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा। आ जाऊंगा, सन्ना ने फौरन हार मान ली। कितने बजे? पास्कल खुश हो गई। वाकई 9 बजे तक आ जाऊंगा। लूदर का अजायबघर देखने चलेंगे। ठीक है। पास्कल ने खुश होकर फिर कार का हॉर्न बजा दिया। सन्नान ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़कर देखा तो पास्कल थोड़ी देर हाथ रखे उसकी तरफ देख रही थी। तुम जाती क्यों नहीं? चली जाती हूँ, पास्कल ने मुंह बनाकर कहा और कार स्टार्ट कर दी। तो फिर कल 9 बजे, सन्नान ने हाथ लाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसने साथ वाले दरवाजे की जानब देखा। वहाँ बिल्कुल तारीकी थी। उसने नहायत खामोशी से कफल खोला और दबे पांव अपने कमरे में दाखिल हो गया। कपड़े बदलने से पहले उसने यूं ही खिड़की से नीचे देखा तो कार अभी तक फुटपाथ के साथ खड़ी थी और उसमें बैठी पास्कल की नज़रें खिड़की पर जमी थी। सन्नान को देखकर वह कदरी झेंप गई। जाती हूँ, उसने ज़ोर से कहा और फिर कार स्टार्ट करके गली के नुक्कड़ पर मुड़ गई।